हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बेस एकेडमी। हमें बहुत खुशी है ये जानकर कि आप लोग हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। हमारे वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। अब हम आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें शेयर कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस जो हैं वो आपके लिए ला सकें। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और करंट का टॉपिक लेकर के आए हैं जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम शॉर्ट में यूसीसी भी कहते हैं। ठीक है, अब यूसीसी आज के समय में सिर्फ एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक नहीं है, ये एक सोसाइटल डिबेट का भी सेंटर है। किसका सेंटर है? सोसाइटल डिबेट का। ठीक है, कुछ लोग इसे इक्वलिटी का स्टेप मानते हैं, कुछ लोग इसे इम्पोजिशन या ज़बरदस्ती के पॉलिसी के रूप में देख रहे हैं। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे ज़रूरी है और कैसे ये इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है वो कैसे इम्पोर्टेंट है, इसका क्या मीनिंग है, वो मैं आगे जाके इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हम हर टॉपिक में हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आपको देखेंगे तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस याद होने चाहिए इसमें। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को टैकल करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड आपके आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल 44 जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, जिसके अंदर बोला गया है कि यूसीसी का जो बेसिकली यूसीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये यूसीसी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड करता है। साथ ही दो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, शाहबानो केस है, एक सरला मुदगल केस है। मेंस के लिए ये टॉपिक जीएस के पेपर्स में आ सकता है। जीएस 2 के पेपर में इसको पॉलिटी, सेक्युलरिज्म, जेंडर जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। पेपर 1 के अंदर ये सोशल इश्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। डाइवर्सिटी इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। ऐसे के पेपर में ऐसे थीम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने देखा है, आप यूज कर सकते हो इनको। ठीक है, जैसे एक यूपीएससी का ऐसे टॉपिक था, आप लिख सकते हो इस टॉपिक पे ऐसे, यूनिफॉर्मिटी एंड प्लूरलिज्म कैन को एग्जिस्ट इन गवर्नेंस। इस टॉपिक पे ऐसे लिख के आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम इवैल्यूएट करके वी विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। अब देखते हैं कि इशू क्या है, क्यों ये न्यूज़ में है, क्या चल रहा है बेसिकली। तो देखो क्या है यूसीसी, क्या है यूसीसी? एक ऐसा सिविल लॉ है जो सभी सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई हो, चाहे उनका रिलीजन या कम्युनिटी कोई भी हो। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब एक ऐसा सिविल लॉ जो सभी सिटीजन्स पे इक्वली अप्लाई हो, चाहे उनका रिलीजन या कम्युनिटी कुछ भी हो। ये लॉ कवर करेगा आपके मैरिजेस को, ठीक है, मैरिजेस को, आपकी डिवोर्स को, आपकी इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस मतलब जो माँ बाप से संपत्ति हमें मिलती है, ठीक है, तो वो इनहेरिटेंस होती है। अडॉप्शन को, सक्सेशन को, ठीक है, जैसे पर्सनल मैटर्स सभी आपको इससे डील करा जाएगा। मतलब अब अलग अलग रिलीजियस पर्सनल लॉज की जगह एक कॉमन कोड होगा, एक कॉमन कोड होगा जो सब पे लगेगा। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि लॉ कमीशन ने 2023 से 2025 तक कंसल्टेशन जो है रिवाइव किए हैं। मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से इनपुट लिए जा रहे हैं कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, कैसे किया जा सकता है, ये सब चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि भाई उत्तराखंड ने 2024 में इंडिया में उत्तराखंड ने सबसे पहले जो है यूसीसी को अप्रूव किया था और इम्प्लीमेंट किया था। अब ये एक लैंडमार्क स्टेप है क्योंकि अब तक यूसीसी जो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस था, लेकिन इस स्टेट ने इसे ग्राउंड रियलिटी में लाया। ठीक है, अब इशू में दो साइड्स हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि यूसीसी से इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी कल्चरल फ्रीडम और प्लूरलिज्म पे अटैक है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि एक्चुअल सवाल ये है कि क्या हम एक जैसा कानून बना के सबको इक्वल बना सकते हैं या फिर डाइवर्सिटी और कल्चरल प्रैक्टिसेस के रिस्पेक्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको अब आगे एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल नंबर 44 जो डीपीएसपी में आता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल जो है ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द स्टेट शैल एंडिएवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ
इंडिया। ठीक है, अब जैसा कि आप सब जानते हो कि डीपीएसपी जो है वो एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, बट ये एक क्या होते हैं, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं फॉर गवर्नेंस। दूसरा जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 14 और 15। आर्टिकल 14 जो है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और आर्टिकल 15 जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, फिर एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ से यूसीसी डिबेट में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ आर्टिकल 44 यूसीसी की तरफ हम देख रहे हैं कि इसको पुश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 25 जो है वो बोलता है कि भाई सबकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें लिखते हैं कि जैसे हम नॉर्मली जब अपने आंसर लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन, लिखते ही हैं हम अपने आंसर्स में, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, तो मतलब फंडामेंटल राइट जो है हमारा आर्टिकल 25 ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हमारे प्रोटेक्ट करता है, जबकि डीपीएसपी जो कहता है वो कहता है कि भाई हमें यूसीसी करना चाहिए। ठीक है, तो यूसीसी अब आप ओवरऑल देखिएगा तो यूसीसी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता, लेकिन ये स्टेट का गवर्नेंस जो है उसके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या रहा है। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा की अगर हम बात करेंगे तो जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम लॉज को अलग अलग कोडिफाई किया था। ठीक है, ब्रिटिश ने कोडिफाई किया था हिंदू एंड मुस्लिम को अलग अलग लॉज के अंदर। हिंदू लॉज का कोडिफिकेशन हुआ और मुस्लिम पर्सनल लॉज को मोस्टली रिलीजियस अथॉरिटीज के इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया गया। इसी वजह से एक डुअल लीगल सिस्टम डेवलप हुआ जो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब बीआर अम्बेडकर ने यूसीसी को स्ट्रांगली सपोर्ट किया, लेकिन उस समय पॉलिटिकल और रिलीजियस अपोजिशन इतना ज़्यादा था कि कुछ कम्युनिटीज़ को लगा कि उनकी रिलीजियस फ्रीडम जो है वो चली जाएगी, उसके अंदर एक इंटरफेरेंस है। तो इसी ऑपोजिशन के चलते यूसीसी को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि इसको डीपीएसपी में ऐड कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 44 के फॉर्म में, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, गोवा में जब कॉलोनियल पीरियड से पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 फॉलो होता आया है। अब गोवा आज भी इंडिया का एक इकलौता स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज लागू किए गए हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में आप जब आंसर लिखोगे, आपने स्टेट सर्विस में आप आंसर लिखोगे तो आप गोवा का एग्जाम्पल जरूर लिख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट जो था वो पहला स्टेट है जहां पे इंप्लीमेंट हुआ, तो वो उत्तराखंड नहीं है, वो गोवा है। ठीक है, अब आता है जुडिशियल पुश। जुडिशियल पुश में क्या हुआ देखो, शाहबानो केस में, सरला मुदगल केस में, ठीक है, फिर आपका जॉन वालम होटन केस के अंदर, ठीक है, कोर्ट ने ग्रेजुअल मूव किया कि भाई यूसीसी जो है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब क्यों डिबेट चल रही है? जब सारी चीजें फेवर में है तो भाई क्यों डिबेट चल रही है? आखिर यूसीसी का डिबेट आज के टाइम में इतना ज्यादा हो ही क्यों रहा है? ठीक है, अब इसके कुछ रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीजन है आपका जेंडर जस्टिस। ठीक है, डिफरेंट पर्सनल लॉज में अब भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदू लॉज की बात करें तो ट्रेडिशनली सिर्फ लड़कों को, ठीक है, प्रॉपर्टी में प्रेफरेंस मिलती थी। अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद लड़कियों को भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, फिर मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस में वुमेन को अनइक्वल शेयर मिलता है, और यूनिलैटरल ट्रिपल तलाक जैसी जो प्रैक्टिसेस थी, जब जेंडर इनइक्वालिटी का सिंबल बना हुआ है, वो आज भी मतलब हट गया है ट्रिपल तलाक, पर फिर भी आज भी हम न्यूज़पेपर में कितना केसेस देखते हैं कि ट्रिपल तलाक में जो है वो तलाक हो जा रहे हैं। बहुत सारी मुस्लिम लॉज में भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, क्रिश्चियन लॉ की अगर हम बात करें तो डिवोर्स के लिए पहले 2 साल का सेपरेशन पीरियड मैंडेटरी था, जो 2001 के बाद में फिर इसको रिड्यूस किया गया। पारसी लॉ की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस नॉर्म्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, स्पेशली इंटरफेथ मैरिजेस के लिए।
ठीक है। इसलिए यूसीसी को जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी के लिए एक पोटेंशियल सोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी में क्या है, देखो हमारे देश में क्रिमिनल लॉज जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, ठीक है, सबके लिए यूनिफॉर्म है। अब तो नए कोड्स आ गए हैं, भारत कोड्स, तो अब वो सबके लिए यूनिफॉर्म है। लेकिन सिविल लॉज फ्रेगमेंटेड हैं, रिलीजन के हिसाब से अपने सबके अलग अलग जो है वो सिविल लॉज हैं। तो अगर आप यूसीसी लेके आते हो तो एक यूनिफॉर्मिटी आपकी आ जाएगी, कोहेरेंट लीगल फ्रेमवर्क बन जाएगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है नेशनल इंटीग्रेशन का। नेशनल इंटीग्रेशन में देखो क्या है, यूसीसी को सेक्युलरिज्म स्ट्रेंथन करने और सिटीजनशिप बेस्ड आइडेंटिटी प्रमोट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब सब पर एक ही सिविल लॉ लागू होगा तो इंटीग्रेशन और सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी, सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है सोशल चेंज। अब इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, विमेन की मोबिलिटी और एजेंसी इंक्रीज हो रही है, डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम्स यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अब इस चेंज इन रियलिटी में क्या है, डाइवर्स पर्सनल लॉज का को एग्जिस्ट करना एक प्रैक्टिकल चैलेंज क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब बेसिकली हुआ क्या है कि अब ये जो डिबेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के, ये जो डिबेट है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के ये आपकी सोसाइटल डिबेट बन चुकी है, सोसाइटल डिबेट बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए कमिटीज और उनके सजेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो कमिटीज और उनके सजेशंस हैं ये आप अपने आंसर्स में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्हें ध्यान से सुन लीजिए कि क्या कमिटी है और उसने क्या सजेशन दिया है। ठीक है, बहुत सारे कमीशंस कमेटी बनते रहते हैं और देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले BN राव कमेटी आई 1941 में। ब्रिटिश पीरियड में ही इस कमेटी ने हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई करने की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, ये रिकमेंडेशन बाद में हिंदू कोड बिल्स का फाउंडेशन बनी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस आपके पास किए गए। ठीक है, फिर दूसरी जो कमेटी आई वो आई हिंदू लॉ कमेटी। अब इस कमेटी को BR अम्बेडकर ने चेयर किया था, तो ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में आपके। ठीक है, तो इट वॉज चेयर्ड बाय BR अम्बेडकर। कमेटी ने स्ट्रांगली एडवोकेट किया था कि यूनिफॉर्म लॉज लाने चाहिए फॉर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस, स्पेशली विद इन द हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, फिर 22nd लॉ कमीशन आया। 22nd लॉ कमीशन में क्या था, ये सबसे रीसेंट डेवलपमेंट है। तो लॉ कमीशन ने यूसीसी की फिजिबिलिटी पर पब्लिक कंसल्टेशन फिर से स्टार्ट किया। अब 2000 अभी जो हमने देखा कि क्यों ये न्यूज़ में है कि 2023 से 2025 में बोला वापस से भाई कंसल्टेशन करेंगे। अब इसका एम क्या है कि डाइवर्स कम्युनिटीज़ का ओपिनियन लेकर ग्राउंड लेवल से हमें इनपुट कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर एक कमेटी आई जस्टिस रंजना देसाई कमेटी। जस्टिस रंजना देसाई कमेटी जो थी एक स्टेट लेवल यूसीसी कमेटी थी। ठीक है, जिसमें फोकस था कि भाई जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करना और यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज को हमें लागू करना है। इसी के बेसिस पे उत्तराखंड में 2024 में यूसीसी को पास किया गया। ठीक है, फिर आखिरी जो है वो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। इन कमिटीज़ ने टाइम एंड अगेन एम्फेसिस किया है कि भाई जेंडर न्यूट्रल रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, ओवर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये कमिटीज़ क्लियरली दिखाती है कि यूसीसी के इशू पर ग्रेजुअल कंसल्टेटिव अप्रोच फॉलो की गई है। ये नहीं है कि एक ओवरनाइट डिसीजन लिया गया और सडनली अब ये चल रहा है कि इम्प्लीमेंट करें नहीं करेंगे, नो। ठीक है, 1941 से ये जो है डिस्कशन चलता आ रहा है एंड इट इज़ स्टिल इन प्रोसेस। ठीक है, अब कुछ जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में अबाउट यूसीसी। ठीक है, तो हम वो पढ़ते हैं कि भाई वो क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट यूसीसी डज नॉट डू। ठीक है, यूसीसी क्या नहीं करता है। यूसीसी रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल या बिलीफ सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करता। मतलब आप अपनी पूजा, नमाज, फेस्टिवल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिल्कुल पहले जैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यूसीसी किसी एक रिलीजन के कस्टम्स को दूसरे पर इम्पोज नहीं करता। ये एक सेक्युलर सिविल लॉ है, ना कि किसी धर्म का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, फिर आता है यूसीसी कल्चरल डाइवर्सिटी या कस्टमरी प्रैक्टिस को रिप्लेस नहीं करता जब तक वो पर्सनल लॉ के लीगल मैटर्स जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस से अनरिलेटेड है। तो लोकल ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स या रिचुअल्स पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
ठीक है, समझ गए। तो यूसीसी क्या नहीं करता, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं। ठीक है, अब आता है भाई यूसीसी करना क्या चाह रहा है, क्यों कर रहे हैं हम यूसीसी। तो सबसे पहला जो एम है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर करना, इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर करना। अब यहाँ पे रिमाइंड कीजिए कौन सा आर्टिकल आएगा। ठीक है, स्पेशली मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस जैसे एरियाज में। दूसरा आपका है जेंडर न्यूट्रल और सेक्युलर सिविल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, जहां किसी भी कम्युनिटी या जेंडर के साथ लीगल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तीसरा है पर्सनल लॉज को सिंप्लीफाई एंड हार्मोनाइज करना, ताकि एक कोहेरेंट लीगल सिस्टम बनाया जा सके और सब सिटीजन्स पे इक्वली लागू हो। तो याद रखिए दोस्तों, यूसीसी का मतलब रिलीजन को बदलना नहीं है, बल्कि लॉ को इक्वल और फेयर बनाना है। ये पॉइंट अगर आप अपने मेंस आंसर में कंक्लूजन या मिडिल पैराग्राफ में लिखते हो तो एग्जामिनर को मतलब एक आप अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ सकते हो कि आप डिबेट को समझकर एक बैलेंस्ड ओपिनियन दे रहे हो। ठीक है, अब इश्यूज और कंसर्न्स क्या हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो है रिलीजियस एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। इंडिया एक डाइवर्स और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। माइनॉरिटीज़ के बीच ये डर रहता है कि भाई यूसीसी को कहीं मेजॉरिटेरियन बाइस का एक टूल के रूप में यूज़ ना किया जाए। ठीक है, उनका कंसर्न है कि उन्हें पर्सनल लॉज, कल्चरल प्रैक्टिसेस, मेजॉरिटी के नॉर्म्स इम्पोज करना और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक बेसिकली ट्रस्ट बिल्डिंग और इंक्लूसिव कंसल्टेशन यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा। अब जैसा हमने देखा कि भाई आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम दो, आर्टिकल 45 कहता है यूसीसी लेके आओ। ठीक है, फिर है ट्राइबल कंसर्न्स। अब इंडिया के 5th और 6th शेड्यूल में 5th और 6th शेड्यूल में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कस्टमरी लॉज हैं, कुछ मैरिज, इनहेरिटेंस, सोशल प्रैक्टिसेस, इनको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, अब ये वरी है कि भाई अगर एक सेंट्रलाइज्ड यूसीसी लागू होगा तो ये ट्राइबल ट्रेडिशंस और ऑटोनॉमी को ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स में इस इशू पर ऑपोजिशन भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और चैलेंजेस। तो 21st लॉ कमीशन ने 2018 में भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट में बोला कि यूसीसी भाई नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अ यूनिफॉर्म कोड इमीडिएटली, पर्सनल लॉज के अंदर ही रिफॉर्म्स लाने चाहिए ताकि ग्रेजुअल चेंज हो, ताकि क्या हो, एक ग्रेजुअल चेंज हो। ठीक है, अब दूसरी जो कमेटी थी वो थी पार्लियामेंट्री कमेटी 2000s में। इन कमिटीज़ ने भी ब्रॉडली यही स्टैंड लिया है कि भाई पर्सनल लॉज में रिफॉर्म करना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कंपेयर टू एक सिंगल यूनिफॉर्म कोड लाना। मतलब रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए हमें इंटरनल जो है वो रिफॉर्म अप्रोच होनी चाहिए, हमारी इंटरनल रिफॉर्म अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। यूसीसी एक हाईली पॉलिटिकल और इमोटिव इशू है। ठीक है, तो अगर इसको बिना प्रॉपर कंसेंसस के पुश किया गया तो ये पब्लिक डिस्कोर्स को पोलराइज कर सकता है, जो गवर्नेंस और सोशल हार्मनी के बेसिकली अगेंस्ट हो सकता है। तो हमें सभी को इसके अंदर साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है। तो क्योंकि इंडिया में भाई डाइवर्सिटी सिर्फ अलग अलग रिलीजन्स के बीच में ही नहीं है, बल्कि एक ही रिलीजन के अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे हिंदू लॉ में ही रिलीजियस कस्टम्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, हर कम्युनिटी के अपने खुद के कस्टम्स हैं। इस वजह से एक सिंगल कोडिफाइड लॉ बनाना लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल। ठीक है, तो उत्तराखंड में देखो क्या हुआ है। उत्तराखंड 2024 में इंडिया का पहला स्टेट बना था पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इनैक्ट किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इनैक्ट किया गया अंडर आर्टिकल 44। अब की फीचर्स क्या थे कि भाई इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर सन्स एंड डॉटर। ठीक है, इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर सन्स एंड डॉटर मतलब जेंडर जस्टिस को प्रायोरिटी दी गई। यूनिफॉर्म रूल्स फॉर मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन मतलब डिफरेंट रिलीजियस लॉज को एक सेक्युलर फ्रेमवर्क में सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है, कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन ताकि लीगल क्लैरिटी और रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो आपकी स्ट्रीमलाइन हो सके। ये लॉ शेड्यूल ट्राइब्स को एक्सक्लूड करता है, जिससे उनके कस्टमरी प्रोटेक्शंस जो उनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के अंदर। अब इस मॉडल को बेसिकली क्या पायलट के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि
फ्यूचर में नेशनल लेवल पे अगर हम यूसीसी लाते हैं तो भाई हम देख सकते हैं कि कैसा जो है उत्तराखंड में वर्कआउट किया है। इसके बाद उत्तराखंड ने कुछ प्रैक्टिकल अमेंडमेंट्स भी किए हैं, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल को नेपाल, भूटान, तिब्बत के सिटीजन्स के लिए ईज कर दिया, जाकि स्टेट की जो क्रॉस बॉर्डर कम्युनिटीज़ हैं उन्हें ध्यान में रखा जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती रही। अब इस केस के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि भाई जुडिशरी का कब पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आप अपने सजेशंस में हियर एंड देयर यू शुड यूज इन योर आंसर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आया शाहबानो केस 1985। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सीआरपी का सेक्शन, सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसका सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस राइट्स जो हैं वो पर्सनल लॉ से ऊपर होंगे। इस केस ने विमेन राइट्स और यूसीसी की ज़रूरत को एक नेशनल डिबेट बना दिया। ठीक है, फिर आया सरला मुद्गल केस 1995 के अंदर। यहाँ कोर्ट ने कहा कि रिलीजियस कन्वर्जन्स का मिसयूज पॉलीगैमी के लिए रोका जाना चाहिए और यूसीसी इंट्रोड्यूस करने की डायरेक्शन दी। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि मल्टीपल पर्सनल लॉज लीगल लूपहोल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर आया पन्नालाल बंसीलाल केस 1996 के अंदर। अब कोर्ट ने यहाँ ऑब्जर्व किया कि भाई यूसीसी को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक बार में मत पुश करो। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन ने ही एक फेस्ड और कंसल्टेटिव अप्रोच को लीगल लेजिटिमेसी दी। ठीक है, फिर आया जॉन वल्लामाटोम केस 2003 के अंदर। इस केस में कोर्ट ने क्या बोला कि क्रिश्चियन इनहेरिटेंस लॉ में डिस्क्रिमिनेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और फिर से सेक्युलर सिविल लॉज की ज़रूरत को हाईलाइट किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जॉन वल्लामाटोम केस जो था ये क्रिश्चियन लॉज के अगेंस्ट था कि भाई यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। ठीक है, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रीसेंट हियरिंग्स जो हुई थी, ठीक है, उसे ये बोला गया कि भाई देखो जेंडर न्यूट्रल सेक्युलर लॉज की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है कंट्री में, तो उसे रीआइट्रेट किया गया और इंडिकेट किया गया कि लीगल रिफॉर्म्स कैन नॉट बी इंडेफिनिटली डिलेड। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है इमीडिएटली। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिलेड। इन सब जजमेंट से एक कंसिस्टेंट जुडिशियल ट्रेंड दिखाई देता है कि कोर्ट्स जो हैं वो यूसीसी के फेवर में हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, और वो उसको कॉन्स्टेंटली एक अपना पुश करते आए हैं, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी बोला है कि ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन और राइट्स का बैलेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये डिबेट जो है वो पूरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो देखो सबसे पहले जैसा हमने देखा कि ग्रेजुअल और कंसल्टेटिव रिफॉर्म है, यूसीसी को एक ही बार में इम्पोज करने की बजाय जैसे अभी पायलट चलाया है उत्तराखंड में, वैसे ही और बाकी जगहों पे भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ऐसे रिफॉर्म्स तभी सस्टेनेबल होते हैं जब सभी कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका जेंडर जस्ट अप्रोच। पहले फोकस होना चाहिए एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज में रिफॉर्म करने पर, जैसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस को रिमूव करा जाए, जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करा जाए। इसे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और ऑपोजिशन जो है वो आपका कम होता है। ठीक है, तीसरा है पायलट इम्प्लीमेंटेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। गोवा उत्तराखंड मॉडल जो है उसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए बाकी लेवल्स पे भी। ऐसे स्टेट लेवल पायलट्स को नेशनल डिबेट के टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बेसिकली आपको फेस्ड रोल आउट होना चाहिए, फेस्ड रोल आउट होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है पब्लिक सेंसिटाइजेशन। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि भाई यूसीसी का मतलब है कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएंगी और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इससे पहले आपको सबसे पहले पब्लिक को अवेयर करना होगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका इंटेंशन क्या है, आप क्यों लाना चाहते हो, दैट हैज़ टू बी कन्वेड टू दी जनरल पब्लिक। ठीक है, तो आपको अवेयरनेस कैंपेन्स करना चाहिए, मीडिया का रोल यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है, तो आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एम्फसाइज कर सकते हो। फिर आता है एक बैलेंस का पॉइंट। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान माइनॉरिटी और ट्राइबल कस्टम्स को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर प्रोटेक्ट करना होगा ताकि ट्रस्ट और इंक्लूसिविटी दोनों बनी रहे। ठीक है, इन स्टेप्स के थ्रू आप यूसीसी को ग्रेजुअली, इंक्लूसिवली और कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइंड तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रेजुअली, inclusively and constitutionally
aligned way of implementation should be there. Gradual, inclusive and constitutional aligned way should be there. ठीक है, चलिए अब हमने कुछ जो है यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं क्वेश्चंस हर बार की तरह, तो ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं. आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा. आप अपना आंसर लिखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर अपलोड कर सकते हैं. वी विल डेफिनेटली इवैल्यूएट एंड रीच आउट टू यू. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग टू अस. और जैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो लेके आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़रूरी है. थैंक यू सो मच.